हाँ चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा होगा कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ करके देखा होगा कि कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज क्या होता है ना, और बैटरी कितना चार्ज देती है, ये सभी चीज़ें हमने देखा होगा। तो चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? इसमें क्या है कि एक कैपेसिटर अपने पास, क्या है अपने पास, एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी मान लेते हैं कि 5 माइक्रोफैरड है। कैपेसिटी कितनी है? 5 माइक्रोफैरड। और इस पे इनिशियल चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है इनिशियल? तो मैं लिख देता हूँ, इस पर इनिशियल चार्ज है, सपोज इनिशियल चार्ज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। कितना इनिशियल चार्ज है इस पे? 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इसे कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करके देखेंगे और फाइनल चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस अपने कैपेसिटर को मैं जोड़ता हूँ, अपने इस कैपेसिटर को जोड़ता हूँ एक बैटरी से। सपोज बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज कितना है यहाँ? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट की बैटरी से इस कैपेसिटर को जोड़ता हूँ। तो चलिए, इनिशियल चार्ज कितना था? सपोज इस पे प्लस का 30 है ना, और इधर कितना है? माइनस का 30, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी तो ऊपर लिखा हुआ है। अब बैटरी से जोड़ा, ठीक है। चलो, इस बैटरी से जोड़ दिया। इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट है। अपने कैपेसिटर को जोड़ा, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं, ये तो इनिशियल स्टेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल स्टेट, इनिशियली ये इनिशियल स्टेट है। अच्छा, सोच के देखो, कैपेसिटी 5 है, 5 माइक्रोफैरड, और बैटरी का वोल्टेज है 4। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 माइक्रोकूलम फाइनल चार्ज आना चाहिए। तो इस पे चार्ज क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है बैटरी को कुछ चार्ज वापस करेगा। कितना वापस करेगा? सोच के देखो, 30 है, इस पर 20 आना है, तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज वापस करेगा कैपेसिटर किसको? बैटरी को। तो यहाँ बैटरी चार्ज देगी नहीं, बैटरी जो है वो चार्ज लेगी। कितना चार्ज ले लेगी बैटरी? 10 माइक्रोकूलम, है ना। और अगर मैं इसका फाइनल स्टेट दिखाऊं तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं डायग्राम को, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में क्या दिखेगा? ये अपना कैपेसिटर यहाँ दिखाई देगा, है ना। फाइनल स्टेट दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इधर देखो, चलो, तो देखिए, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो फाइनली कितना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे अपने? तो पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्ट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव प्लेट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है। कितना? प्लस का 20 माइक्रोकूलम। और निगेटिव वाले पे आ जाएगा माइनस का 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल स्टेट, फाइनली। तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछेगा? अगर आपसे कोई पूछता है चार्ज टेकन बाय बैटरी, चार्ज टेकन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज लिया, तो इस सवाल का आंसर क्या है? कितना चार्ज बैटरी ने लिया? तो देखो, 10 माइक्रोकूलम। कितना लिया? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी ने लिया। फिर बैटरी ने कितना काम किया होगा आप निकाल सकते हो, नेगेटिव काम किया होगा। अगर यहाँ पे कोई पूछता आपसे वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया, तो आप निकाल सकते हैं। तो WB, पहली बात की चार्ज ले रही है तो नेगेटिव काम करेगी। कितना चार्ज कितना लिया इसने? 10 माइक्रोकूलम। तो 10, या माइक्रो ही रख रहा हूँ, 10 माइक्रो में रखा है ना, माइक्रो यहाँ रख दिया। या माइक्रो हटाएंगे तो आपको पता है 10 पर -6 आ जाएगा। तो 10 माइक्रो के लिए 10 पर -6 क्यों हो जाएगा? और बैटरी का वोल्टेज है 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40 इंटू 10 पर -6 जूल। अच्छा, ये 10 पर -6 को माइक्रो पढ़ सकते हैं, तो 40 माइक्रो जूल, इतना बैटरी ने निगेटिव काम किया, ठीक है। और कोई बोलेगा कि कैपेसिटर का फाइनल चार्ज, तो 20 माइक्रोकूलम, है ना। कैपेसिटर का फाइनल चार्ज कितना होगा? 20 माइक्रोकूलम। तो ये जो कैपेसिटर था ये पहले से चार्ज था, इस पे चार्ज जो था वो 30 माइक्रोकूलम। और जब हम 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके देखेंगे तो 4 वोल्ट की बैटरी से जब जोड़ेंगे तो इस पे फाइनल चार्ज आना चाहिए। देखो, कैपेसिटी C और ये जो बैटरी का वोल्टेज है मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 4, तो 20 माइक्रोकूलम आना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा था 10 माइक्रोकूलम वो फ्लो कर जाएगा
कैपेसिटर से किस में, बैटरी में। कैपेसिटर का जो फाइनल चार्ज होता है वो हमेशा कितना होता है, C इंटू वी। कैपेसिटर का फाइनल चार्ज हमेशा कितना होता है, C इंटू वी, जहाँ पर C क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी, और V क्या है, उस बैटरी का वोल्टेज जिससे हमने कैपेसिटर को जोड़ा है, उस बैटरी का वोल्टेज जिससे हमने कैपेसिटर को जोड़ा है। तो कैपेसिटर पे शुरू में कितना चार्ज है या नहीं है ना, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को क्या देखना है, कैपेसिटर का अगर हमें फाइनल चार्ज निकालना है, कैपेसिटर का क्या निकालना है, फाइनल चार्ज, तो हमेशा कितना हो जाएगा, C इंटू वी। सी क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटी, और V है बैटरी का वोल्टेज। तो C इंटू वी जो होगा यही हो जाएगा कैपेसिटर का फाइनल चार्ज। तो कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का था 5 है ना, 5 माइक्रोफैरेड, और बैटरी का वोल्टेज था 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। तो चार्ज आ जाएगा 20, और माइक्रो है तो माइक्रो कूलोम। तो फाइनल चार्ज कैपेसिटर का होगा 20 माइक्रो कूलोम, है ना। तो पहले से 30 था, तो 10 कूलोम, 10 माइक्रो कूलोम कैपेसिटर से होकर के किस में चला जाएगा, बैटरी में। और फाइनल चार्ज कितना रहेगा कैपेसिटर पे, 20 माइक्रो कूलोम। ये माइक्रो कहाँ से आया समझ में आया ना, अरे थोड़ा रफली समझाता हूँ। फाइनल चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर का Q फाइनल C इंटू वी। तो C कितना है, 5, माइक्रो उठाएंगे तो 10 पर -6, और बैटरी का वोल्टेज है 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20, और 10 पर -6 रहेगा इतना कूलोम, और 10 पर -6 को क्या बोल सकते हैं, माइक्रो, तो 20 माइक्रो कूलोम। तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो कूलोम कैपेसिटर का फाइनल चार्ज। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इस कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज क्या होगा जब हम इसको 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 20 माइक्रो कूलोम। तो इस केस में बैटरी ने चार्ज नहीं दिया, बैटरी ने चार्ज लिया, और बैटरी ने फिर नेगेटिव काम किया। तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अच्छा, यहाँ से हमने जो पिछला लेक्चर देखा और अभी थोड़ा सा मैंने बताया, इसमें हम लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि बैटरी जो चार्ज देती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। बैटरी है ना, जो चार्ज देती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे जब हमने अनचार्ज्ड कैपेसिटर को जोड़ा था तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया था, C इंटू वी। फिर चार्ज्ड कैपेसिटर को जोड़ा तो कभी है ना, आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर को, कभी Q माइनस CV, कभी CV माइनस Q, है ना। तो बैटरी से जो चार्ज निकलता है या बैटरी जो चार्ज लेती है वो कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड करता है कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज था। और एक चीज़ और, कैपेसिटर का फाइनल चार्ज हमेशा होता है C इंटू वी, जहाँ पर C हो जाएगा कैपेसिटर की कैपेसिटी, और V हो जाएगा उस बैटरी का वोल्टेज जिससे हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर देता हूँ ताकि आप इनको याद रखें, ठीक है। इस लेक्चर को देखने से पहले पिछले लेक्चर को आप ज़रूर देखना, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि उसमें मैंने चार्ज्ड कैपेसिटर, अनचार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ करके दिखाया था और पूरा डिटेल में बताया था, याद कर लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, नोट करके पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट करके कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, द चार्ज गिवन by battery is not constant. The charge given by battery is not constant. बैटरी कितना चार्ज देगी कैपेसिटर को, ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर पे चार्ज था या नहीं, या था तो कितना था, इस बात पे डिपेंड करता है बैटरी जो चार्ज देती है कैपेसिटर को, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द फाइनल चार्ज, अभी बताया भी था, उसी को नोट कराता हूँ। द फाइनल चार्ज on capacitor, the final charge on capacitor is always according to relation, कौन सा रिलेशन, इधर देखिए, according to relation C into V, where C is capacitance of capacitor and V is EMF of बैटरी, जिससे अपना कैपेसिटर कनेक्टेड है, एंड V is EMF of बैटरी फ्रॉम विच कैपेसिटर इज कनेक्टेड। तो कैपेसिटर का फाइनल चार्ज हमेशा होता है C इंटू वी,
जहाँ सी होती है कैपेसिटर की कैपेसिटी और वी हो जाता है बैटरी का वोल्टेज जिससे हमने अपने कैपेसिटर को जोड़ा है। तो यहाँ तक नोट कर लो। ये पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था उसी से रिलेटेड पॉइंट हमने लिखा, लास्ट क्लास में जो आपने देखा था उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने लिखा है। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कैपेसिटर को जब हम बैटरी से जोड़ के चार्ज कर लेते हैं तो चार्ज जब हो जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी। तो आज हम देखने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे आगे। तो इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीन पॉज करके हटाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग लिखने वाले हैं इस चैप्टर का, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। क्या लिखने वाले हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। तो चलिए बिल्कुल शुरू कर देते हैं। तो हेडिंग है अपना एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। तो चार्ज्ड कैपेसिटर में हम देखना चाहते हैं कितना एनर्जी स्टोर होती है। अब तो एनर्जी डिपेंड करेगी चार्ज कितना है या कितने वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा है। तो चलो मान लेते हैं, लेट अ कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर लेते हैं, हैविंग कैपेसिटेंस, हैविंग चार्ज, इस पे चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू है, मतलब चार्ज क्यू है, हैविंग चार्ज क्यू, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को ही चार्ज बोलते हैं, हैविंग चार्ज क्यू एंड कैपेसिटेंस सी। ठीक है, तो अपने पास एक कैपेसिटर है, ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर अपने पास जिसकी कैपेसिटी सी है और इस पे कितना चार्ज है, बोलिए सब लोग, कितना चार्ज है इसके ऊपर? क्यू। तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको अगर हम बना दें तो इस पे आएगा प्लस क्यू और इस वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। तो यहाँ पे जो अपना कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी सी है और चार्ज क्यू, और हमें निकालनी है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है ना। तो आपको बतानी है इसमें, वी हैव टू कैलकुलेट, पहले पता होना चाहिए करना क्या है ना। वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में क्या निकालनी है? एनर्जी स्टोर्ड। कैसे निकालेंगे? तो अब इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? कैलकुलेशन के लिए आपको इसका चार्जिंग प्रोसेस समझना होगा। कैलकुलेशन है ना। लेट अस कंसीडर द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ दिस कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर पे जो चार्ज कैपिटल क्यू आया तो कहाँ से आया, कैसे आया। तो इसका हम चार्जिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बोलिए? चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो पहले कैपेसिटर पे 0 चार्ज होगा, अब बैटरी से जोड़ेंगे तो धीरे धीरे कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। तो मान लो किसी टाइम पे जब हमने देखा तो कैपेसिटर पे चार्ज था छोटा क्यू, स्मॉल क्यू, मतलब जैसे मानो कि 100 कूलम आना है, अब चार्ज धीरे धीरे आएगा, 0 होगा पहले, फिर 1 कूलम, फिर 2 कूलम, फिर 5, 10। मान लो जब हमने देखा तो 10 कूलम था, अभी और चार्ज आएगा, टोटल 100 कूलम होना है ना। तो धीरे धीरे चार्ज हो रहा था। किसी इंस्टेंट पे देखा, लेट एट एनी टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज क्यू। किसी टाइम पे कैपेसिटर का चार्ज कितना है? क्यू। तो ज़रा सोचो पोटेंशियल कितना होगा इस कैपेसिटर का, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अगर चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू क्यू अपन सी। अरे Q बराबर CV से निकाला है ना। और ये जो छोटा Q है ना, ये जो Q है ना, ये कैपिटल Q से कम है, क्योंकि अभी और चार्ज धीरे धीरे कैपेसिटर पे कलेक्ट होगा, बैटरी धीरे धीरे चार्ज देगी। तो छोटा Q है, कैपिटल Q से छोटा, अभी और चार्ज आना बाकी है कैपेसिटर के ऊपर, तो पोटेंशियल इतना है। ठीक है,
अब क्या करेंगे ना, डिफरेंशियल फॉर्म में चलेंगे, क्योंकि पोटेंशियल वेरी करेगा, क्योंकि छोटा क्यू वेरी करेगा, है ना। तो देखो ये जो अपना कैपेसिटर है, इसको मैं दिखाता हूँ अपना, ये जो अपना कैपेसिटर है, ठीक है, ये 2 प्लेटें होते हैं बराबर साइज की, ठीक है। हाँ, तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, तो चार्ज इस पे है क्यू, छोटा क्यू, धीरे धीरे चार्ज होगा। अब किसी टाइम पे अपने को दिखा कि इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज कितना है क्यू, तो इधर प्लस क्यू दिखेगा, इधर माइनस क्यू दिखेगा, बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे चार्ज होगा, तो मान लीजिए कि बैटरी ने डी क्यू चार्ज भेजा, कितना चार्ज भेजा बैटरी ने चार्ज भेजा डी क्यू, तो बैटरी छोटा सा काम करेगी डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क होता है पोटेंशियल, वैसे V इक्वल होता है W अपन क्यू, तो W बराबर होता है Q इंटू वी, है ना। तो चार्ज जो छोटा सा है इंटू पोटेंशियल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क, है ना। तो छोटा सा वर्क जो बैटरी ने किया किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, ये डी डब्ल्यू है। डी डब्ल्यू क्या, व्हाट इज डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज बेसिकली छोटा सा वर्क जो बैटरी ने किया किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, तो डी डब्ल्यू आके कितना चार्ज जितना दिया बैटरी ने इंटू पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क हो गया जो बैटरी ने किया किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे बाद में Q/C, तो चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो आप, तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/C, या ठीक है बाद में एक ही साथ लिख देंगे, यहाँ तक नोट करो, है ना। तो छोटा सा वर्क हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया बोलो, छोटा सा वर्क जो कि बैटरी ने किया किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। चाहो तो मैं यहाँ लिखता हूँ डी डब्ल्यू क्या चीज़ है, व्हाट इज डी डब्ल्यू, है ना, छोटा सा वर्क, बोल सकते हैं डिफरेंशियल वर्क डन बाई बैटरी ऑन कैपेसिटर। छोटा सा वर्क है जो कि बैटरी ने किया किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर। तो स्क्रीन पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेना आप, बाकी लेफ्ट साइड हटा करके मैं एक कैलकुलेशन पूरा करता हूँ। ये तो छोटा सा वर्क निकला ना, लेकिन अपने को पूरा वर्क चाहिए जो बैटरी ने किया कैपेसिटर के ऊपर, और उसी कंप्लीट वर्क डन को जब कैपेसिटर के ऊपर हुआ, उसी कंप्लीट वर्क डन को जो कैपेसिटर के ऊपर हुआ उसे बोलते हैं एनर्जी। वही क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो जो नेट वर्क डन आएगा कैपेसिटर के ऊपर वही बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो यहाँ तक आप नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो लेफ्ट साइड वाला हटाता हूँ मैं, लेफ्ट साइड वाला हटाता हूँ, चलिए हटा देता हूँ। तो छोटा सा वर्क आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, पूरा वर्क डन। कितना चार्ज लाना है कैपेसिटर पे, कैपिटल क्यू। कितना चार्ज लाना है, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो इधर मैं कैलकुलेशन पूरा करना चाहूँगा, ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिए। हाँ, नाउ नेट वर्क डन ऑन कैपेसिटर इन गिविंग चार्ज, कितना चार्ज देना है, कैपिटल क्यू। ध्यान से देखो, नाउ नेट वर्क डन ऑन कैपेसिटर इन गिविंग चार्ज क्यू, तो नेट वर्क डन तो W टोटल वर्क डन W, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, डी डब्ल्यू कितना था, उधर था डी क्यू इंटू वी। अच्छा, अब चुपचाप इसमें V के वैल्यू रख देते हैं, तो पोटेंशियल यहाँ निकाला है Q/C, ठीक है, Q/C। अब इसी को जब आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपको मिल जाएगा पूरा वर्क डन। क्या मिल जाएगा आपको, पूरा वर्क डन। हाँ देखिए कर पाएंगे कि नहीं कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन तो आता है ना। हाँ, इंटीग्रेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाया गया है बेसिक मैथमेटिक्स, आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, तो 1/c इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा Q इंटू डी क्यू, मतलब Q का इंटीग्रेशन है। और लिमिट क्या होगा, शुरू में अपने कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, और मैक्सिमम कितना आएगा, कैपिटल Q। तो बस यही तो है अपना, इसी को ज़रा सॉल्व तो कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, तो ये 1/c
आगे है, जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, उसी तरीके से q का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली q²/2। q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q²/2 और लिमिट हो जाएगा लोअर में 0 है अपर में q है, लोअर में 0 है और अपर में q। तो बस इसको सॉल्व कीजिए ना, है ना। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नेट वर्डन। और यही नेट वर्डन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यही नेट वर्डन क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जो कि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, है ना। वैसे चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बाद में चार्जिंग पढ़ेंगे भी, फिलहाल अभी तो हम बस एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो चलिए, तो आपको पता हो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 1/2 और यहाँ c, बाकी क्या आ गया, ब्रैकेट बचेगा q² और लिमिट है 0 से कैपिटल। यहाँ नीचे जो है ना, इसका सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, उल्टा मत लिख देना, फिर उल्टा ही नंबर भी मिलेगा एग्जाम में। इधर देखिए, इस q के जगह अपर लिमिट रख देते हैं, तो q के जगह रखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस q के जगह लोअर लिमिट स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया क्या आ गया, हाफ q²/c। एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी मतलब जो बैटरी ने काम किया कैपेसिटर पे कितनी आ गई, हाफ q²/c, हाफ q²/c। और यही जो नेट वर्डन है ना, यही बन जाएगा, यही भी बन जाएगा क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिसको हम लिखेंगे किससे, u से, जिसको हम लिखेंगे किससे, u से। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या आ गया, u इक्वल टू कैपिटल U है, u इक्वल टू हाफ q²/c, हाफ q²/c, इतना जूल। तो बस नोट कर लीजिए, देख लीजिए। तो क्या सीखा, अगर कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी c है और जिस पर चार्ज q है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो हाफ q²/c। वैसे इस फॉर्मूले को और अलग फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो q = cv। एक छोटा सा फॉर्मूला अपने को पता है, कौन सा, q = cv। तो चाहो तो इस रिलेशन को हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है, क्या पता है, वी नो। देखो फाइनल चार्ज कैपिटल Q आना है, तो Q को लिख सकता हूँ ना C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी, Q = cv। यहाँ से मैं Q के जगह यहाँ Q हटा सकता हूँ, तो Q के जगह cv रख सकता हूँ, तो U कितना आ जाएगा, हाफ cv², U कितना आ जाएगा, हाफ cv²। ये भी फॉर्मूला ही है, जब पोटेंशियल मालूम है तो इस फॉर्मूले को लगाना, और जब चार्ज मालूम है तो ये नीचे वाले फॉर्मूले को लगाना। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना, एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, है ना। मान लीजिए कि अपने को C हटाना है, तो यहाँ से C निकाल सकता हूँ, C आ जाएगा Q/V, तो C की जगह रखूँगा Q/V, तो एक के ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो U कितना आ जाएगा, हाफ Q इंटू V। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको आप चार्ज के टर्म्स में देखोगे तो ये आएगा, है ना। पोटेंशियल के टर्म्स में देखोगे तो हाफ cv² आएगा, और चार्ज और पोटेंशियल दोनों के टर्म्स में देखोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब सामने जो दिया होता है उसके हिसाब से तीनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लगा लेंगे, तो इतना जूल एनर्जी हो जाएगी स्टोर्ड किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। नोट कर लीजिए, डेरिवेशन आपसे सब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछेगा, सब्जेक्टिव मतलब बोर्ड वगैरह में पूछ सकता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, तो एनर्जी स्टोर्ड के कितने फॉर्मूले हैं, 1 2 3, 3 फॉर्मूले हैं। और ये जो एनर्जी है ना, कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर स्टोर नहीं होती, तो फिर कहाँ स्टोर होती है, दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उस गैप के बीच में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो मैं इसको एक लाइन में वहाँ लिखना चाहूँगा, तो स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ, तो ये देख लेना पूरा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो एनर्जी आई कैपेसिटर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और कहाँ पर, प्लेट के ऊपर नहीं, प्लेट के बीच में जो गैप होता है उस गैप के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उस गैप के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो चलिए
एक लाइन में यहाँ लिखना चाहूँगा, क्या लिखना चाहूँगा, ये जो एनर्जी हमने देखा कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, ये जो एनर्जी है प्लेट के बीच में स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती है? प्लेट के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, है ना, ठीक है। जैसे मैग्नेटिज्म आगे आप पढ़ोगे, वहाँ पे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो एनर्जी हम लोगों ने देख लिया है, एनर्जी हम लोगों ने देख लिया है। अगर मैं एक ही साथ सभी फॉर्मूले को लिखना चाहूँ, तो एनर्जी जो स्टोर हुई थी क्या थी, तो चार्ज के टर्म्स में था तो हाफ क्यू स्क्वायर अपन सी, और पोटेंशियल के टर्म्स में था तो हाफ सी वी स्क्वायर, और चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में था तो हाफ क्यू इंटू वी। तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा लेते हैं जो डाटा दिए। जैसे मान लो चार्ज मालूम है तो पहला फॉर्मूला लगाना, पोटेंशियल मालूम है तो दूसरा, और चार्ज और पोटेंशियल मालूम है तो ये लास्ट वाला। तीनों में से कोई भी आप फॉर्मूला एक लगा के आप निकाल सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बहुत ही आसान है तो, ठीक है। अच्छा, एक लाइन लिखना चाहूँगा यहाँ, दिस एनर्जी, अभी बताया था, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में, बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ, बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और, आप अगर यहाँ देखो, थोड़ा सा पिछले लेक्चर को याद करो, जब बैटरी चार्ज क्यू देती थी तो कितना काम करती थी, क्यू इंटू वी। बैटरी चार्ज क्यू देती थी तो कितना काम करती थी, क्यू इंटू वी। अच्छा, यहाँ पे कितना आया एनर्जी, क्यू वी का आधा। इसका मतलब बैटरी ने क्यू वी काम किया तो उसका कितना पार्ट आकर के कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, तो उसका हाफ, 50%, आधा, क्योंकि क्यू वी का आधा है ना। बैटरी ने पूरा काम किया था क्यू इंटू वी, लेकिन आया एनर्जी कितना कैपेसिटर के अंदर, क्यू वी अपन टू। तो दिस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी। बहुत अच्छा, वर्क डन बाई बैटरी। मतलब बैटरी 100 जूल काम करेगी, बैटरी अगर 100 जूल काम करेगी तो 50 जूल ही कैपेसिटर में स्टोर होगी। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, ये जो एनर्जी यू है, वर्क डन बाई बैटरी हमने पिछली क्लास में निकाला था, उसका आधा है। उसका क्या है, आधा है। डब्ल्यू बी का आधा है। वैसे आपने देखा था ना, डब्ल्यू बी था कितना, क्यू इंटू वी, इसका आधा। देखा, ठीक है, याद रखें। मतलब बैटरी जितना काम करेगी उसका आधा, हाफ पार्ट जो है वही कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में। तो इसमें बात सोचने वाली है कि आधा स्टोर हुआ तो आधा कहाँ गया। तो कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए आप वायर लगाओगे, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, वायर। तो उन वायर के थ्रू हीट बनेगी, उन वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो बाकी जो 50% है वो वायर के थ्रू, है ना, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, है ना, हीट जनरेटेड इन कनेक्टिंग वायर। कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ना तो वायर लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसमें हीट बनेगी। हीट कितनी होगी, तो बैटरी का वजन था क्यू वी, उसका आधा कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुआ, बाकी आधा कितना चला, कहाँ जाएगा, हीट के फॉर्म में खर्च हो जाएगा वायर के थ्रू, कनेक्टिंग वायर के थ्रू। तो कनेक्टिंग वायर में कितना हीट बनेगी, तो एच बराबर हो जाएगा, है ना, क्यू इंटू वी का आधा। आप देख सकते हैं जो है ये कितना है, 50% है। किसका 50% ऑफ वर्क डन बाई बैटरी। 50% है किसका, वर्क डन बाई बैटरी। तो बैटरी अगर 100 जूल काम करती है, ध्यान से सुनो, अगर बैटरी ने 100 जूल काम करा तो 50 जूल कहाँ जाएगा, कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगा, और बाकी 50 जूल कहाँ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल पूछा है, सुना नहीं, समझ लो अच्छे से। 50 जूल, बाकी जो 50 जूल है, ये कहाँ जाएगा,
तो वायर जो होंगे, वायर के थ्रू हीट बनेगी, हीट लॉस होगा। तो बैटरी अगर 100 जूल काम करती है, बैटरी अगर 100 जूल काम करती है तो उसका 50% मतलब 50 जूल कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा, बाकी 50 जूल वायर के थ्रू हीट के फॉर्म में खर्च हो जाएगा। आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो आपने क्या देखा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। चलो, तो आपने क्या देखा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और हीट कितना बनेगी कनेक्टिंग वायर में, ये भी देखा, है ना। अच्छा, और एक एग्जाम्पल भी दिखाया था, वो सवाल ही था एग्जाम में पूछा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद क्या देखना अपने को? इसके बाद क्या देखना है? अच्छा, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें तो उसकी कैपेसिटी अपने को मालूम है, C = A/0/L। देखा होगा आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं, तो इसको मैं हटा दूँ, क्या हटा दूँ? लिख लीजिए जल्दी से, है ना। चलो आराम से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ। चलिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला ज़रा याद कीजिए। क्या आपको याद है या भूल गए हैं? याद है? याद तो रखना पड़ेगा, ऐसे भूलिए नहीं हर चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद है? बोलो। कैपेसिटर जो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही अपने सिलेबस में है मेन। तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? आपने देखा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो चलिए अगर हम देखें, किसको देखें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और किसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें। याद कीजिए, इसमें 2 प्लेटें होती थी बिल्कुल पैरेलल, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट ऐसे वायर जोड़ दिया, ठीक है। आप सबको पता है कि इसमें प्लेट के बीच में सेपरेशन L माना गया था, और प्लेट की एरिया क्या थी? A थी। इस प्लेट की एरिया भी A थी, ठीक है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी हमने निकाला था, C कितना था? A/0/L। मैं आज निकालना चाहूँगा कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना। एनर्जी स्टोर्ड इस कैपेसिटर में, अगर ये चार्ज्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड यू का फॉर्मूला क्या है? हाफ है। अब C मालूम है तो क्यों ना मैं हाफ CV² लगा दूँ, लगा दिया। C मालूम है तो हाफ CV²। अच्छा, और देखिए तो U कितना आएगा? हाफ। C के लिए रखना चाहूँगा A/0/L × V²। तो ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके टर्मिनल पे हम बैटरी लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। तो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना है। बैटरी का जो EMF है, पिछली क्लास में आपको बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो V को तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? E/L। V को क्या लिखा जा सकता है? E/L। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लगा लेंगे, है ना। पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेट के बीच में डिस्टेंस। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने देखा होगा, ठीक है। एनर्जी तो आ गई, लेकिन मैं यहाँ पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालना चाहता हूँ यहाँ? एनर्जी तो देख लिया है जो कि जूल में आती है ना। एनर्जी किस में आती है? जूल में, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और भी निकालना चाहता हूँ यहाँ से। एनर्जी को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ कैपेसिटर के वॉल्यूम से। मतलब कैपेसिटर का वॉल्यूम मतलब ये जो एनर्जी है प्लेट के बीच में ही तो है, तो प्लेट के बीच में कितना वॉल्यूम है ना, देखते हैं। तो एनर्जी कितनी आई? हाफ है A/0/L × पोटेंशियल का स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होगा? आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया भी होगा कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, है ना। तो बेस एरिया में लेंथ या हाइट मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लेट का बेस एरिया A है और दोनों प्लेट के बीच में कितना गैप है? L। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, है ना, जो कि प्लेट के बीच में है A/L। सोचो, प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है कितना होगा? A/L। अच्छा देखो, ऊपर A है नीचे, तो गायब हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आएगा ज़रा चेक कीजिए। हाफ बचेगा, हाफ है, और अब साइलेंट नोट बचेगा, और V/L का होल स्क्वायर।
देखो एल यहाँ एल, तो वी अपन एल का होल स्क्वायर, और वी अपन एल को हम क्या लिख सकते हैं वहाँ से ई, तो ई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अरे देखो आया कुछ समझ में? अब समझने के लिए दिमाग भी चाहिए, दिमाग तो है सबके पास। देखो वी स्क्वायर अपन एल इंटू एल, एल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, मतलब वी अपन एल का होल स्क्वायर, और वी अपन एल वहाँ से ई है तो ई का स्क्वायर। तो क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया? एनर्जी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट पता है ना? हाँ पता होना चाहिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला तो क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये मैग्नेटिज्म में भी आएगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल आते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और वहाँ का कांस्टेंट, तो वहाँ पे ऐसा ही कुछ कुछ नया फॉर्मूला आएगा, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? तो ऊपर एनर्जी है, नीचे वॉल्यूम है, तो एनर्जी का हो जाएगा यूनिट जूल, और नीचे वॉल्यूम तो मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। देख लीजिए, आया समझ में? तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या आ गया है? जूल पर मीटर क्यूब, है ना? जूल पर मीटर क्यूब। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझते हैं। जहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ कहीं पर क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी? एनर्जी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अगर इस क्लासरूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस क्लासरूम के अंदर एनर्जी है, और यूनिट वॉल्यूम में इतनी है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में इतना है तो किसी गिवन वॉल्यूम में कोई पूछेगा तो हम गारंटीड मतलब आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है तो किसी गिवन वॉल्यूम में कितना होगा तो निकाल सकते हैं, तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से तो एनर्जी निकाल सकते हैं। इसका मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे क्या होती है? एनर्जी। उस एनर्जी को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, कई बार तो एग्जाम में आता है कि एनर्जी डेंसिटी जो आप देख पा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, तो इस एनर्जी डेंसिटी का, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, डीएफ निकालो, है ना, डीएफ। तो यहाँ से एक छोटा सा काम करना चाहते हैं, सवाल ये है डीएफ ऑफ एनर्जी डेंसिटी, डीएफ ऑफ एनर्जी डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। चलो, तो अब हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर को देखने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपन वॉल्यूम। तो एनर्जी ऊपर है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और नीचे वॉल्यूम है तो एल पावर 3, एल पावर 3। इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कितना आएगा, कितना आएगा? एम, और देखो एल पावर 3 है तो इसमें एल स्क्वायर अलग कर लो तो ऊपर नीचे कैंसिल, और एल नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो एम एल पावर -1 और टी 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 पावर -2, टी पावर -2, ठीक है, नोट कर लो। तो बोर्ड के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, है ना। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका, है ना, एम एल पावर -1 टी पावर -2, है ना। देख लेना, देख लेना। चलो, है ना, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, एम एल पावर -1 और टी पावर -2, ठीक है, याद रखिए ज़रा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी पढ़ लिया है, एनर्जी भी निकाल लिया है, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप याद रखें, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अगर इसका कोई यूनिट पूछे तो डायरेक्ट लिखना जूल पर मीटर क्यूब, इसका कोई डीएफ पूछे तो डायरेक्ट लिखना एम एल पावर -1 टी पावर -2। एनर्जी डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला याद रखें, एनर्जी अपन वॉल्यूम, एनर्जी अपन वॉल्यूम, है ना। चलिए, अब इस पर एक थोड़ा अच्छा सा एक सवाल कराना चाहता हूँ, एक अच्छा सा सवाल कराना चाहता हूँ, तो आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है।
चलिए, कोई डाउट तो नहीं है? क्या डाउट है? चलिए, डाउट यही है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा। इधर देखिए, ये तो साफ कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार एग्ज़ाम में सवाल आया। क्या सवाल आया? एग्ज़ाम में एक बार सवाल पूछा गया कि कोई सीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। याद है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आती थी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है ना। तो कोई है यहाँ पे सीट ऑफ चार्ज, और उसके पास में एक क्यूब रखा है जिसका साइड लेंथ एल है। तो कह रहे हैं कि उस क्यूब में कितना एनर्जी मिल सकता है, ज़रा बताइए। उस क्यूब में कितना एनर्जी अपने को मिल सकती है, बताओ। ऐसा एक सवाल है, और ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ सवाल है। तो मैं सवाल लिखना चाहूँगा यहाँ। क्वेश्चन क्या है यहाँ? क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन क्यूब ऑफ साइड एल, साइड लेंथ एल है। ठीक है, तो है क्या यहाँ पे सबसे पहले एक सीट ऑफ चार्ज रखा है जिसकी डेंसिटी है सिग्मा प्लस सिग्मा है। दिस इज सीट ऑफ चार्ज। सीट ऑफ चार्ज समझता है ना? अब समझ लेना जो समझना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा दिया गया है सीट ऑफ चार्ज। ठीक है, और यहाँ सामने एक क्यूब रखा है। सामने क्या रखा है? इस सीट के सामने रखा है एक क्यूब का साइड लेंथ दिया है एल। ठीक है, क्यूब बना लेना। ठीक है, क्यूब ऐसे है, इसका साइड लेंथ कितना है बोलिए? एल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसे क्यूब में कितनी एनर्जी होगी। क्यूब वाले है ना, क्यूब के अंदर कोई इमेजिनरी क्यूब यहाँ अगर रखा है तो इसके अंदर कितनी एनर्जी अपने को मिलेगी। दिस इज क्वेश्चन, यही सवाल है। कैसे निकाला जाए एनर्जी, ज़रा सोचो, दिमाग है तो सोचो। चलो, अच्छा, तो अब सबसे पहली बात की एनर्जी तभी मिलेगी जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यूब के लोकेशन पे? बिल्कुल है। कौन बना दिया एनर्जी? इस सीट ने। सीट जो है ना, अपने से ऐसे दूर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना देगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस क्यूब वाले लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, सीट ऑफ चार्ज था इनफाइनाइट, तो उसके आसपास फील्ड कितनी थी? सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा समझते हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ, उसका आंसर देना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नियर क्यूब या एट द पोजीशन ऑफ क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ क्यूब के पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई, तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सीट अपने आसपास इतना फील्ड बनाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने पहले ही बताया था, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर क्या होती है? एनर्जी। तो जहाँ क्यूब रखा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ एनर्जी है। और यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? तो एनर्जी डेंसिटी के बराबर। तो ध्यान से सुनना, एक लाइन में आंसर लिखने वाला हूँ, कोई टाइम पास नहीं, सीधे एक लाइन में आंसर। एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब। मैं तो ऐसे सवालों का आंसर देख के बता सकता हूँ, आपको समझाने के लिए इतना टाइम पास करना पड़ रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब बराबर, कैसे बताएं? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये होता है यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी। अब जितने वॉल्यूम में एनर्जी चाहिए उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, तो अपने को क्यूब के अंदर एनर्जी चाहिए, तो क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा। क्यूब का साइड लेंथ एल है, तो क्यूब की वॉल्यूम होगी एल पावर 3। बस कहानी खत्म। हाफ, तो एनर्जी डेंसिटी में क्यूब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी इंटू वॉल्यूम, तो एनर्जी आ जाएगी क्यूब के अंदर। ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होना चाहिए सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर इंटू एल पावर 3। तो बस देख लेते हैं क्या आ गया। तो 2 पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 और 2 है इसमें, तो 1/8। तो 1/8 स्टार्टिंग में आ चुकी है। और क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट गायब हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर ऊपर दिखेगी, सिग्मा स्क्वायर,
और क्या दिखेगी, L⁻³ दिखेगी ऊपर, और नीचे क्या दिखेगी इसमें, एप्सिलॉन नॉट। तो बस देख लेना, सिग्मा स्क्वायर L क्यूब और 4 2 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन क्यूब। जहाँ क्यूब रखा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है। यूनिट वैल्यू में इतनी एनर्जी इनटू वैल्यू। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब जरूरी नहीं है कि क्यूब लेकर के ये सवाल बार बार बने, हो सकता है क्यूब हटा करके कोई स्फेयर रख दे रेडियस r वाली, तो इस स्फेयर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 4/3 πr के, कुछ भी रख सकता है। अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि यूनिट वैल्यू में इतनी एनर्जी है। अब अगर कुछ वैल्यूम होगा तो उस वैल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी मिल जाएगी उस गिवन वैल्यूम के अंदर। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, हटाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोगों ने क्या देख लिया है, एनर्जी डेंसिटी, और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कभी कभी फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फोर्स क्या चीज़ है, तो अरे फटा दोगा फोर्स, हटा दूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखना चाहते हैं फोर्स। होता क्या है कि कैपेसिटर जो है अपना, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लें तो 2 प्लेटें हैं पैरेलल, और आप सबको पता है कि एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे पे उतना ही निगेटिव। मतलब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पे निगेटिव, तो प्लस और माइनस चार्ज रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया था, प्लस और माइनस चार्ज रखे हैं पास पास में, तो उनमें क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव प्लेट जो है निगेटिव प्लेट को खींचेगी, या निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को खींचेगा, या बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, बात तो एक ही है। तो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को निकालना चाहते हैं। देखो कैपेसिटर वाले चैप्टर में फोर्स निकाल रहे हैं, थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होगा, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, तो हेडिंग अपना फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, बहुत अच्छा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में फोर्स है ना। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले कैपेसिटर ही ले लेते हैं अपना, है ना। कैपेसिटर बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। इस पे चार्ज वार्ज जो कुछ है बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में यूज होगा। इस पे चार्ज है +Q, यहाँ है -Q, ठीक है, +Q -Q। सिग्मा के टर्म्स में देखना है तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। ऐसे हमने प्लेट दिखा दिया, है ना। तो ये +Q चार्ज है इस पे -Q चार्ज। तो मान लो कि हम नेगेटिव प्लेट पे फोर्स निकालना चाहते हैं, किसके ऊपर, नेगेटिव प्लेट पर। तो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स निकालना है तो यहाँ पे फील्ड आएगा। अब कोई चार्ज अपने ही पोजीशन पे फील्ड नहीं बना सकता, तो नेगेटिव प्लेट पे, है ना, नेगेटिव प्लेट पर कौन फील्ड बनाएगी, तो पॉजिटिव प्लेट। तो देखो मैं यहाँ एक लाइन लिखना चाहता हूँ। लॉजिक है कि फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए फील्ड निकालेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे F = Q × E, बस हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लो, है ना। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर नेगेटिव प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगी, तो पॉजिटिव प्लेट। एक सीट है तो सीट ऑफ चार्ज का फील्ड अभी देखा था σ/2ε0, और आप सबको पता है कि इस सिग्मा को लिखा जा सकता है चार्ज अपन एरिया। किसी एक प्लेट को देखो, सपोज पॉजिटिव प्लेट को, तो पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, Q, उसका एरिया कितना है, A, प्लेट एरिया पढ़ा चुका हूँ। तो सिग्मा लिख सकता हूँ Q/A। पॉजिटिव प्लेट को देखूँ तो चार्ज Q है, एरिया है, तो सिग्मा होगा Q/A। तो सिग्मा की जगह Q/A रख देंगे तो क्या आ जाएगा, Q/2A∈0। तो इतना फील्ड होगी नेगेटिव प्लेट के पास, और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है तो फोर्स आ जाएगा। अगर फील्ड है और चार्ज है तो फोर्स गारंटीड लगेगा। तो फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट के पास जो फील्ड बनाएगी ऐसे आगे की तरफ, जो फील्ड बनाएगी कैसे आगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे बनाता है फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना देगा। पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बनाएगा अपने से अवे, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है फील्ड बनाएगा अवे। तो नेगेटिव प्लेट के पोजीशन पे जो फील्ड है वो आगे की तरफ है। डायरेक्शन दिख रहा है डायग्राम में। अच्छा, फील्ड है तो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट, बहुत अच्छा।
तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, अब नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, क्यू, मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, माइनस बताएगा डायरेक्शन, तो एफ बराबर क्यू इंटू ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई, क्यू तो क्यू है, ई कितना है, ई रखता हूँ क्यू अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गई, कितना आ गई, क्यू स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना लगता है, क्यू स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो नेगेटिव प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा, क्यू स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स होगी फील्ड का उल्टा, फोर्स होगी फील्ड का उल्टा, तो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स लगेगा, है ना, देख लो डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में, मतलब पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स। तो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स कितना लगा, टुवर्ड्स है पॉजिटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आया और डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने फोर्स निकाला नेगेटिव प्लेट पे, उसी तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं किसके ऊपर, पॉजिटिव प्लेट पर। तो पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स निकालो ना, तो पहले इसका मैं फील्ड देखूंगा, तो नेगेटिव प्लेट का फील्ड आएगा प्लस के पास में कुछ ऐसा, है ना, मतलब प्लस एक्स में। नेगेटिव प्लेट यहाँ फोर्स, यहाँ फील्ड बनाएगी, ध्यान से सुनो, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के पोजीशन पे फील्ड बनाएगी प्लस एक्स में, और चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा उसी प्लस एक्स में। तो पॉजिटिव प्लेट पे अगर कोई बच्चा फोर्स निकाला है तो इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। एक्शन रिएक्शन ना, अरे न्यूटन थर्ड लॉ, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव पे जितना फोर्स लगाएगी, नेगेटिव प्लेट उतना ही फोर्स लगाएगी पॉजिटिव पर, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर किसी ने पूछा, है ना, फोर्स पूछा किसी ने, फोर्स ऑन पॉजिटिव प्लेट, अरे तो आंसर इतना ही है, बराबर बराबर मैग्नीट्यूड, एक्शन रिएक्शन इतना ही फोर्स लगेगा, क्यू स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अलग होगा, जैसे नेगेटिव प्लेट पे फोर्स था ऐसे, तो पॉजिटिव प्लेट पे फोर्स होगा इसका उल्टा ऐसे, एक्शन रिएक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, याद रखो याद रखो। अच्छा, अगर हम इस फोर्स को अगर हम सिग्मा के टर्म्स में लिखते हैं इस फोर्स को, तो क्या आता है ना। तो सिग्मा के टर्म्स में लाने के लिए क्यों ना इसमें a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे, है ना। देखो देखो नीचे ए स्क्वायर, तो क्यू अपन ए का होल स्क्वायर लिख सकते, देखो नीचे ए है तो ए स्क्वायर, और ऊपर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, मतलब क्यू अपन ए का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, अरे क्यू अपन ए स्क्वायर, देखो क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर था ना, इसको लिखा क्यू अपन ए का होल स्क्वायर ना, और क्यू अपन ए सिग्मा तो सिग्मा स्क्वायर ना। तो सिग्मा के टर्म्स में मैं लिखना चाहता हूँ फोर्स को, तो लिख दिया, तो सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये भी आपसे कोई पूछ सकता है सिग्मा के टर्म्स में। अच्छा, यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है अपने को, एरिया को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएं, है ना, एफ बराबर इतना है, तो एरिया को लाओ एफ के नीचे, तो एफ अपान ए क्या आएगा, एफ अपान ए क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो एफ अपान ए, तो फोर्स इक्वल टू इतना था, इस एरिया को फोर्स के नीचे लाया, तो सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स अपन एरिया लग नहीं रहा, ऐसा कुछ प्रेशर के जैसा है, प्रेशर के जैसा, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। थोड़ा सा इधर लिखना चाहूँगा, तो फोर्स अपन एरिया निकाला है, फोर्स अपन एरिया निकाला है ना, तो क्या आएगी क्या आएगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रेशर, देखा कितनी अच्छी चीज़ बताया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इस चीज़ को याद रखें, है ना, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अगर कोई पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, नोट करो नोट करो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, अच्छा सिग्मा तो पता होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसा ना हो कि सिग्मा ही नहीं पता, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया प्लेट के लिए। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट को खींचती है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड यहाँ सामने है, सिग्मा के टर्म्स में देखेंगे तो ये है, और फोर्स पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा इस पे सवाल आ सकते हैं। एक मैं अच्छा सा सवाल कराने वाला हूँ, स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना। इस लॉजिक से हम अच्छे सवाल कर सकते हैं, है ना, नोट कर लेना। क्या सवाल हो सकता है, तो सवाल क्या हो सकता है, सुने। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा, उसको चलो मैं हेडिंग में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, थियरी में ही कन्वर्ट करता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि स्फेरिकल सेल है, कोई चार्ज्ड है, स्फेरिकल सेल है, चार्ज्ड है, कंडक्टिंग है, तो आपको पता है सरफेस पर ही चार्ज होगा, वैसे भी हॉलो है तो सरफेस पे ही होगा, सिग्मा होता है। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है और डेंसिटी दिया है सिग्मा। उसने बोला कि इसे स्फेरिकल सेल को 2 हाफ में, 2 बराबर हाफ में डिवाइड करो, बीच से कट कर दो और पास पास रख दो। तो कोई पूछ सकता है कि एक सेल ने दूसरे सेल पर कितना फोर्स लगाया। वैसे प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, डायरेक्शन तो पता है, बट कितना लगाया, है ना। तो इस सवाल को हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों ना इसको हेडिंग में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए देखिए देखिए, हाँ, फोर्स बिटवीन 2 हेमी मतलब आधा आधा, हेमी सेक्शंस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग सेल, फोर्स बिटवीन 2 हेमिस्फेरिकल सेक्शन ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग सेल मतलब हॉलो होती है। चार्ज जो होगा सरफेस के ऊपर ही होगा, चार्ज होगा वो सरफेस के ऊपर ही होगा। तो क्यों ना इसको मैं डायग्राम से दिखाऊं। तो देखो, एक अपने पास हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। और कहाँ होगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और कहाँ, सिग्मा डेंसिटी है। इसका रेडियस दिया है, r है रेडियस, r यहाँ है, लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ दिस सेल, ठीक है। उसने बोला कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, इसको बीच से कट कर देते हैं। किसको सेल को, और किसको, बीच से कट कर देते हैं। बहुत अच्छा, है ना। इस सेल को बिल्कुल मिड से कट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा अच्छे से कट करते हैं, सेंटर से पास होगा, सेल को कट कर देते हैं, ठीक है। अब एक आधा उधर हो जाएगा, एक आधा इधर, थोड़ा थोड़ा दूर रख देते हैं इसको। तो एक देखेंगे तो एक पार्ट ऐसे दिखेगा और दूसरा पार्ट ऐसे दिखेगा। 2 आधा बना दिया, कट करके 2 हाफ बना दिया, ठीक है। बहुत अच्छा। इस पर चार्ज ऐसे चार्ज है, 2 हाफ बना दिया, सेल को बीच से कट करके 2 हाफ बना दिया, है ना। दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सन होगा। पहला वाला दूसरे को धक्का देगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले को धक्का देगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। आपको पता है दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा, ठीक है। इस फोर्स को निकालना चाहते हैं, किसी एक को देखो, मान लो इस राइट वाले को देखते हैं, एक एफ कितना आएगा, है ना, तो निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है इसके अंदर, इसे सेल के अंदर प्रेशर कितना होगी, प्रेशर, कौन सा प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिग्मा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड सेल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। कितना होता है प्रेशर, P = है ना, तो सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होती है, इतना प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स निकालते हैं किसी एक के ऊपर, फोर्स। वैसे आपने फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला सुना होगा, फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया,
प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू कौन सा एरिया आप लेंगे इसमें? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का लॉजिक आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, मॉडर्न फिजिक्स में भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। तो फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया।